हेलो एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। यूट्यूब के सभी दर्शकों और मेरे प्रिय छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मिक्सिंग कोफिशिएंट्स फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम एक ही परमाणु के जो लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वे आपस में मिश्रित होकर के उतनी ही संख्या में लगभग समान ऊर्जा और एक समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कि हम संकरित कक्षक के नाम से जानते हैं। तो जब इन संकरित कक्षकों का निर्माण होता है तो वो किस माध्यम से निर्माण होता है या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उस प्रक्रिया के संदर्भ में और वे आपस में किस प्रकार से मिक्स होते हैं, उनकी क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो उस के संदर्भ में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड या क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि यूट्यूब पर प्रसारित होने जा रहा है। इससे पहले हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर प्रसारित हो चुके हैं। एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक शेयर किए हुए हूँ, तो आप उन्हें एक बार विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ इन्फॉर्मेशन टैब में मैं जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक यहाँ पर शेयर किए हुए दे रहे हैं। सो प्लीज़ आगे बढ़ें उससे पहले एक बार पुनः आप सभी से निवेदन या रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे कि आप आगे से आगे आने वाले अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। थैंक यू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मिक्सिंग कोफिशिएंट्स फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो संकरित कक्षों का निर्माण होता है वो वास्तव में जो हमारे परमाणु कक्षक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनके तरंग फलनों के LCAO के माध्यम से होता है। LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, जो कि क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है। और उसके माध्यम से हमारे जो संकरित कक्षक होते हैं उनके तरंग फलन आपस में मिक्स होते हैं और वे मिलकर के उतनी ही संख्या में क्या करते हैं, नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा संकरण क्या माना जाए। तो एक अच्छा संकरण निश्चित रूप से वह माना जाएगा जहां पर कि जो अतिव्यापन है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ उसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि उसमें दिशात्मक गुण होना चाहिए। जैसे कि हम CS4 के बारे में बात करें यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली, तो उसके वेव फंक्शन को हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि साई CH4 इज गिवन बाय C1 Psi2S प्लस C2 Psi2PX प्लस C3 Psi2PY एंड प्लस C4 Psi2PZ। यहाँ पर C1, C2, C3 एंड C4 जो हैं ये मिक्सिंग कोफिशिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी की जो गणना है या कैसे करनी है इवोल्यूशन, उसी के बारे में हम यहाँ पर आगे अध्ययन करेंगे। द मिक्सिंग कोफिशिएंट्स मस्ट फॉलो दीज टू कंडीशंस। इन मिक्सिंग कोफिशिएंट्स को ज्ञात करने के लिए हमें निम्न दो शर्तों का यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन क्या है, करना अनिवार्य होता है। पहली शर्त तो क्या है कि कोई भी एक जो तरंग फलन है किसी भी संकृत कक्षक का, वो अपने आप में स्वयं क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइजेशन की क्या कंडीशन है वो अगली स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कि एक तरंग फलन अपने आप में क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के रूप में कार्य करेगा। परंतु महत्वपूर्ण क्या है कि कोई भी दो जो तरंग फलन है वे आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि तरंग फलन एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कोई एक यदि तरंग फलन है तो वो अपने आप में क्या होगी, नॉर्मलाइज्ड होगी। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को लेकर के हम आगे विवेचना करेंगे। तो हम आगे सबसे पहले याद करते हैं यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होकर के दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इनसे जो संबंधित वेव फंक्शन है उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि psi1 इज गिवन बाय A1 psi s, एक s कक्षक और एक p कक्षक।
तो A1 psi s प्लस B1 psi p, तो जो दूसरा तरंग फलन है वो A2 psi s प्लस B2 psi p है। अब यहाँ पर जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं A1, A2, B1, B2, इनको किस प्रकार से हमें निकालना है या ज्ञात करना है, वही यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो s कक्षक की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फॉर बोथ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि जो s कक्षक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है, एक समान रूप से वितरित होती है। तो इसीलिए A1 स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है A1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर बराबर 1/2, क्योंकि दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल डेंसिटी यदि 1 है तो किसी एक की क्या होनी है, 1/2 होनी चाहिए। तो A1 अपने आप में क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से A1 A2 जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है उनका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से आगे के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को अप्लाई करें तो हम यदि ये मान के चलें कि जो साइमन है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल एक जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो जो साइमन वो यदि नॉर्मलाइज है तो नॉर्मलाइजेशन की क्या कंडीशन होती है, ये दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइ1 स्क्वायर इज इक्वल टू द A1 स्क्वायर साइ s स्क्वायर डी लैम्डा प्लस B1 स्क्वायर, चूंकि कांस्टेंट है ये इसलिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर है, तो साइ p स्क्वायर डी लैम्डा प्लस, चूंकि जो पॉजिटिव वेव फंक्शन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो जब आपस में मिक्स होते हैं तो उन दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, इसीलिए क्या है प्लस टू A1 AB, यहाँ पर प्लस साइन आया है, साइ s साइ डी लैम्डा बराबर 1। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन की जो नॉर्मल कंडीशन है वो ये है कि दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब चूंकि S और P ऑर्थोगोनैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास में अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, क्योंकि साइ s स्क्वायर इज 1, साइ p इज ऑल्सो 1। तो ये हम देख सकते हैं कि ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। A1 स्क्वायर हम देख चुके हैं कि A1 स्क्वायर इज 1/2, तो B1 स्क्वायर को हम यहाँ से आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो B1 स्क्वायर इज गिवन बाय 1/2, सो B1 इज 1/√2। तो हमने देखा था कि A1 भी हमारा 1/√2 आया था, A1 A2 भी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो B1 है वो भी हमारा क्या आया, 1/√2 आया। तो हमने यहाँ पे तीन जो कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 और B1 को कैलकुलेट कर लिया है। अब B2 को कैलकुलेट करने के लिए हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि जो साइ1 और साइ2 जो वेव फंक्शन है हमारे, साइ1 और जो साइ2 हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, क्योंकि दोनों जो तरंग फलन है वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनलिटी की फंक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट A1 मल्टीप्लाइड A2 प्लस B1 मल्टीप्लाइड B2 इज 0, ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम A1 और A2 और B1 की वैल्यू रख दी, तो B2 को यहाँ से हम सेपरेट आउट करेंगे, तो B2 विल बिकम एज -1/√2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर A1 A2 B1 और B2 चारों जो कोफिशिएंट्स हैं उन चारों कोफिशिएंट्स को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है। तो इस आधार पर यदि हम चारों कोफिशिएंट्स को जो ओरिजिनल वेव फंक्शन था साइ1 एंड साइ2 वहां यदि हम रखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साइ1 बराबर जो A1 था 1/√2 साइ s प्लस B1 था 1/√2 साइ p, तो ये साइ s साइ p। इसी प्रकार से जो साइ2 था 1/√2 साइ s माइनस 1/√2, तो ये क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक जो वेव फंक्शन है यदि वो पॉजिटिविटी लिए हुए है तो दूसरा वेव फंक्शन नेगेटिविटी लिए हुए होगा। तो इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो दो वेव फंक्शन थे हमारे साइ1 एंड साइ2, उन दोनों के लिए जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 B1 और B2 की वैल्यूएशन को हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन इस प्रकार से था जिनके लिए हमने यहाँ पर वैल्यूएशन क्या है, कैलकुलेट किया हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए हम किस प्रकार से मिक्सिंग कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करें वो यहाँ पर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर क्या में तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों जो sp2 ऑर्बिटल्स बने हैं उनके वेव फंक्शन को लिखना है। तो उन तीनों वेव फंक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, साइ1 साइ2 साइ3।
सो साई वन इज A1 साई एस, एक एस ऑर्बिटल और एक पी एक्स और दूसरा पी वाई। तो A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स एंड C1 साई पी वाई। तो जो दूसरा वेव फंक्शन है साई टू, वो क्या होगा, A2 साई एस प्लस B2 साई पी एक्स प्लस C2 साई पी वाई। तो तीसरा क्या होगा, A3 साई एस प्लस B3 साई पी एक्स एंड C3 साई पी वाई। तो यहाँ पर हमें अब कुल मिलाकर के A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये जो 9 कोफिशिएंट्स है, इन 9 कोफिशिएंट्स को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम हमारे s ऑर्बिटल को लेकर के चलेंगे कि s ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल शेप में, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर इक्वली इन तीनों वेव फंक्शन में क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 1 है, तो दोनों के लिए, सब एक एक के लिए, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर यदि होता तो ये 1 होता। अब चूंकि एक एक के लिए निकालना है तो 1/3 डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके तीनों ऑर्बिटल्स में, तो 1/3। तो यहाँ पर A1 A2 A3 क्या गया, 1/√3। तो ये जो तीन कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या है, ज्ञात कर चुके हैं। तो ये है 1/√3। अब यदि हम ये एज्यूम करें कि जो साइन वेव फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष हो, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ इंगित करता हो, तो जो पी वाई का कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या है, पी वाई का क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस केस में C1 जीरो हो जाएगा। यह हम देख सकते हैं कि जब पी वाई का कंट्रीब्यूशन यदि जीरो है तो सी वाई क्या हो जाएगा, C1 निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो C1 जीरो हो जाएगा, तो C1 भी कैलकुलेट हो गया। अब अगर यदि यहाँ पर हम आगे देखें तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई यदि करें, तो साई1 के लिए यदि हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करें तो साई1 भी नॉर्मलाइज्ड, तो क्या होना चाहिए, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि द टोटल डेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। चूंकि C1 जीरो है तो इसलिए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से हम A1 स्क्वायर दैट इज 1/√3 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर 1, तो B1 स्क्वायर को यदि हम सेपरेट आउट करें तो हमारे पास में ये B1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं √2/3। तो इस प्रकार से हम A1 A2 A3 C1 एंड B1 को हम यहां पर क्या कर सके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यदि हम ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशंस को अप्लाई करें कि दैट साई1 इज ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू साई2 एंड साई1 आल्सो ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू साई3, तो उस कंडीशन को हम अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि A1 A2 यानी साई1 साई2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इसी तरह से साई1 का साई3 के साथ में रिलेशन A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 बराबर 0। अब चूंकि C1 0 है तो उसको हम हटा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, A1 A प्लस B1 B2 बराबर 0 एंड A1 A3 प्लस B1 B3 बराबर 0 सिंस C1 0। अब आपको यहां से B2 और B3 को सेपरेट आउट करना है, तो हमने यदि पहले B2 को सेपरेट आउट किया तो B2 को आप सेपरेट आउट करोगे तो ये टर्म इधर की तरफ चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और B1 से डिवाइडेशन हो जाएगा, तो माइनस A1 A2 डिवाइडेड बाय B1। तो A1 हमें पता 1/√3, A2 हमें पता 1/√3 और B1 हम पिछली स्लाइड्स में कैलकुलेट कर चुके हैं √2/3। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करके सॉल्व यदि हम करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1/3 दोनों का रूट हट जाएगा तो 1/3 आ गया और ये √2/3 रह गया। 1/3 को नीचे की तरफ ले लिया, 2/3 इसको आप अंदर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कुल मिला करके ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 1/√6। तो कुल मिला करके यहाँ पर आप B2 बराबर माइनस 1/√6 को क्या कर चुके हो, इवेल्युएट कर चुके हो। इसी प्रकार से यदि आपको B3 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर B3 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, B3 बराबर माइनस A1 A3 डिवाइडेड बाय B1 होगा, या B3 को कैलकुलेट कर लीजिए इस प्रकार से B3 बराबर माइनस A1 A3 डिवाइडेड बाय B1। यहाँ पर भी हमने पता है कि 1/√3 A1 A3 है, B1 हम निकाल चुके थे √2/3। सेम कैलकुलेशन विल गिव द सेम रिजल्ट माइनस 1/√6। तो इस आधार पर B2 एंड B3 दोनों की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई है, माइनस 1/√6।
तो अब तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर c2 और c3 के केस के लिए। तो यदि हम बात करें कि जो psi2 है यदि वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, क्योंकि इंडिविजुअल एक वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो उस केस में a2 स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस में है तो डेंसिटी टोटल मस्ट बी इक्वल टू दी 1। तो जो ct स्क्वायर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम निकाल सकते हैं ct स्क्वायर बराबर 1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हमें पता है कि a2 इज 1/3 तो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो 1/3 और b2 इज 1/√6 होता है तो इसका भी रूट हट जाएगा तो 1/6। इसको सिंप्लीफाइड किया 1/√2 तो स्क्वायर रूट हटने पर 1/√2 स्क्वायर हटने पर 1/√2। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप c2 को भी एवेल्युएट कर सकते हो। तो हम देख चुके हैं यहाँ पर अब हमने a1 a2 a3 b1 a2 b3 के साथ में हमने c1 और c2 भी कैलकुलेटेड हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रह गया यहाँ पर c3। तो उसके लिए भी कंडीशन कि दैट psi3 इज ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो psi3 c3 के लिए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन अप्लाई करी तो a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर बराबर 1 तो c3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस ये वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू रख दिया, अगेन सेम रिजल्ट 1/2। बट यहां पर हमें c2 को c3 से डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर जो है वो प्लस साइन से भी आ सकता है तो माइनस साइन से भी आ सकता है, सेम रिजल्ट। तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन जो वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन एक के केस में यदि पॉजिटिव है तो दूसरे के केस में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसलिए यहां पर टू डिफरेंशिएट psi2 from psi3 we may assume that c3 to be considered as minus 1/2। क्योंकि c2 को प्लस 1/2 से इंगित किया हुआ है तो c3 क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका माइनस 1/2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए जितने भी वेव जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और इनको यदि हम जो ओरिजिनल वेव फंक्शन इक्वेशन है उसके अंदर यदि हम रखें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि psi1 बराबर 1/√3 जो कि a1 है, 2/√3 जो कि b1 है, c1 0 है उसे हटा दिया, अगेन a2 1/√3, ये b2 माइनस 1/√6 प्लस 1/√2 c2, a3 1/√3 माइनस ये b3 1/√6 और c3 को माइनस कंसिडर करते हुए 1 माइनस में 1/√2। तो इस प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है वो कैलकुलेट हो चुके हैं। सो विद दिस we have finished for sp and sp2 hybridization calculation of the mixing coefficients। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के लिए मिक्सिंग कोफिशिएंट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करके दीजिए और एंड स्क्रीन में जो सजेशन दिया हुआ है उसे प्लीज क्लिक करके देखिएगा।